कैसे हो? ओके आदिति, बताओ क्या कहना चाहते हो। फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आप लोग बताओ, मुझे मॉर्निंग भी कोई दिक्कत नहीं है यार, 9 बजे लेने में। हम्म। आदिति जी बोलिए। हेलो भैया, गुड हाँ जी, इवनिंग। बताइए। मेरी ऐसी जानने की शायरी है, मैं वो सुनाना चाहूँगी ऐसे सोल्जर्स पे। और मुझे मतलब ऐसे मेरे पास लिखी हुई नहीं है, मुझे बस याद है तो थोड़ा सा। ठीक है, मैं सुनाऊँ? हाँ हाँ बोलो। ठीक है। तो शायरी ऐसे: उस तिरंगे में लिपट के आने का कुछ तो मज़ा होगा, कुछ तो मज़ा होगा उस तिरंगे में लिपट के आने का, कुछ तो मज़ा होगा उस तिरंगे में लिपट के आने का, वरना उस कब्र में तो सब सोते हैं जिस पर सिर्फ करीबी रोते हैं। क्यों बस इतनी वाह वाह है। वाह वाह, हाँ। नाइस। हम्म एक सेकंड, जरा वेट करें। ओके, जरा एक मिनट वेट करें, बाकी लोग आ। चलो। ओके, पढ़ना शुरू करते हैं। जय हिंद यार। सो नहीं, ये सीरियस के लिए है, ये आपके AFCAT में नहीं आता है सब, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, तो पॉलिटी ही पढ़ना है अपने को आज। राइट। पॉलिटी की सेकंड क्लास करेंगे और आज खत्म कर देंगे पॉलिटी हमारे AFCAT एग्जाम के लिए। एक डिबेट है जो हम कर रहे हैं 2 दिन से कि यार मॉर्निंग क्लास इवनिंग क्लास। जस्ट टू लेट यू नो कि आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। मैंने बस 2 दिन ये ऑब्जर्व किया है कि इवनिंग में ज्यादा लोग आ रहे थे अटेंड करने। इफ यू वांट अगेन, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं मॉर्निंग क्लास भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगेन आप बोलोगे मैं मॉर्निंग ही ले लूंगा यार, चलो कल मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं यार। मैं इवनिंग में इस टाइम पे, एक मेरे पास 1 घंटे खाली है। बाकी हाँ, मॉर्निंग में आपका वो स्लॉट खाली है, तो आप बताओ, मुझे कोई इशू है नहीं। ठीक है, हाँ आई नो कि इस टाइम पे एक मैथ्स की क्लास होती है, तो शायद सबका नहीं हो पाता, बट वही बात है ना कि हर बंदा हर टाइम पर अवेलेबल नहीं हो सकता है। ये चीज आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा मॉर्निंग, चलो ठीक है, डन। इवनिंग, हाँ बस बस। चलो बस करो, तुम्हारा ज्ञान अब नहीं चाहिए मुझे। आधे लोग बोलोगे मॉर्निंग, आधे लोग बोलोगे इवनिंग। चलो बस शांत शांत। तो कल मैंने आपको लास्ट, बस बस शांत शांत, नो पोल, पोल कुछ नहीं होगा, पोल में कुछ नहीं आता, वो 40-50 हो जाता है। ठीक है। और वो 40-50 बस 20 लोग का अंतर होता है वहां पर कुछ। अब यार सिंपल सी बात है, 400 लोग बोलेंगे कि मॉर्निंग क्लास हो या इवनिंग क्लास हो, 430 लोग बोलेंगे मॉर्निंग क्लास हो, इसमें आप कुछ डिसाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, है ना। चलो। सो अंडमान निकोबार कम्स अंडर कौन से ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हाई कोर्ट के बारे में ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के पास, पहली बात तो याद रखना कि हाई कोर्ट के पास रिट पावर भी होती है भाइयों। हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होती है, ये भी याद रखेंगे अपन। हाई कोर्ट हैज रिट ज्यूरिसडिक्शन, कौन से आर्टिकल में भाइयों?
शांत अभी, टॉपिक पर रहना, रिलेट करो कमेंट सेक्शन में, और जब ग्रुप ऑन रहे तो वहां भी रिलेट करना। बताइए। हम्म। हाईकोर्ट के पास आपकी रिट है, एंड दैट इज अंडर आर्टिकल आपके 226। गुड। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी आपके रिट ज्यूरिसडिक्शन है, बट दैट इज नॉट फंडामेंटल राइट। वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसीलिए हम कहने को ये कह सकते हैं कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन या रिट पावर होता है आपके हमारे हाई कोर्ट का, दैट इज हायर, दैट इज मोर। हाई कोर्ट का जो रिट है, राइट, रिट ऑफ हाई कोर्ट, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज हायर या आपका लार्जर देन दैट ऑफ आपके सुप्रीम कोर्ट। सो रिट ऑफ हाई कोर्ट इज मोर देन दैट ऑफ, ये दैट ऑफ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिट ऑफ हाई कोर्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिट ऑफ, या देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन सा हमारा यूटी कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता है, राइट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहां पर जानना। तो इस चीज को भी भाइयों प्लीज यहां पर ध्यान रखना। बाकी फुल मॉक नंबर 1 अवेलेबल हो चुका है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आज ही दो, लेकिन जब भी करना, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, जिस दिन भी आप करना, आराम से करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर रिगार्डिंग गवर्नर। गवर्नर साहब के बारे में यहां पर कौन सा स्टेटमेंट है हमारा जो करेक्ट है अबाउट गवर्नर। देखो, गवर्नर के बारे में पहले आपको बोला गया है कि अ पर्सन टू बी एलिजिबल, अगर कोई पर्सन को एलिजिबल होना है गवर्नर के बारे, गवर्नर बनने के लिए, कोई पर्सन अगर हमारा एलिजिबल होता है गवर्नर बनने के लिए, तो उसकी उम्र 35 साल हो। ऐसा है क्या? पहला स्टेटमेंट आपका। दो, स्टेटमेंट नंबर 2 भाइयों हमारा कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है यहां पर कि इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सीएम जो है वो गवर्नर के ऊपर आता है, राइट। तो पहली बात तो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारा क्या है भारत में, ये चीज आप पहले जान लो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यानी भारत में कोई आपसे पूछे नंबर 1, रैंक 1 किसके है, बताओ। भारत में सबसे पावरफुल कौन है? भारत में सबसे पावरफुल क्या लगता है, कौन है? तो भारत में नंबर 1 पावरफुल सबसे ज्यादा हमारे दादाजी स्वयं होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पावरफुल हमारे होते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद, हाँ वो रिकॉर्डिंग ऑन है। उसके बाद भाइयों वाइस प्रेसिडेंट, वेरी गुड। सो प्रेसिडेंट होते हैं सबसे पावरफुल, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं पावरफुल, उसके बाद होते हैं पीएमजी हमारे पावरफुल, पीएमजी। उसके बाद गवर्नर्स होते हैं पावरफुल, ध्यान रखना। गवर्नर अपने राज्य में जब होते हैं तो वो पावरफुल होते हैं, गवर्नर्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इन देयर स्टेट्स, अपने राज्य में जब वो फंक्शन कर रहे होते हैं, अपने राज्य में होते हैं, मतलब गवर्नर की पावर अपने राज्य में, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद देन आपकी फिफ्थ ए नंबर पर जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अभी करंट में तो कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है नहीं वैसे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं, राइट, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपके होते हैं वो। फिर आपके 6th नंबर पर आपके होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, और इन्हीं के साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये लिखो, सीजेआई और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, सीजेआई और साथ में हमारे लोकसभा के स्पीकर, दिस इज ऑल्सो हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। 6 नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारे। 7 नंबर पर आपके आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे आते हैं, जो भी मंत्री महोदय हमारे हैं। और आपको कल मैंने पढ़ाया था कि आपके मैक्सिमम मिनिस्टर्स हमारे हो सकते हैं 10%। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके आते हैं 7 नंबर पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके आते हैं 7 नंबर पर, या फिर आपके सीएम अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में 7 नंबर पर आते हैं, या डिप्टी चेयरपर्सन आपके नीति आयोग के, नीति आयोग के डिप्टी चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन आपके नीति आयोग के 7 नंबर पर ही आते हैं। ओके, या फॉर्मर आपके फॉर्मर पीएम वगैरह, फॉर्मर जो भी हमारे फॉर्मर पीएम होते हैं, या लीडर ऑफ अपोजिशन लू, ये भी हमारे 7 नंबर पर आते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, 7A, इसके बाद आते हैं आपके जो भारत रत्न होल्डर होते हैं, जो भी हमारे भारत रत्न अवॉर्डी होते हैं, भारत रत्न होल्डर होते हैं, भारत रत्न होल्डर, वो 7A नंबर पर आते हैं। इतना काफी आपके लिए। तो ये प्लीज नोट करो कि भारत में हायरार्की क्या है आपकी।
प्लीज नोट करिए जल्दी से। हम्म, भारत में हार्की, ये हार्की भाइयों ना पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, अपने एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, सीरियस में भी आता है। हम्म। हाँ बिल्कुल, एक दो सवाल ही आते हैं हम अपने एग्जाम में, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको 50 सवाल करा रहा हूँ ना, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस ये 50 सवाल कर लो, बस आपको इसी के अंदर मिल जाएगा सब कुछ। तो एक पर्सन कौन आपका गवर्नर बन सकता है, ध्यान रखना भाइयों कि गवर्नर, पहली बात तो अगर आप यूपी के हो तो आप यूपी के गवर्नर नहीं बन सकते। अगर कोई बंदा यूपी का है तो यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता। कोई बंदा बिहार का है तो बिहार का गवर्नर नहीं बन सकता। कोई बंदा कहीं और का है तो वहां का गवर्नर नहीं बन सकता। बिल्कुल, प्रेसिडेंट जी आर ऑन पेपर पावरफुल ज्यादा है आकांक्षी जी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में रियल बॉस कौन है आपको पता है? रियल में आपके रियल बॉस पीएम जी है, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों? अबे ऐसा इसलिए, सोचो अगर मैं यूपी का हूं और मैं यूपी का गवर्नर बन जाऊं तो पहला काम मैं क्या करूंगा? पहला काम मैं करूंगा अपनी जमीन कब्जाऊंगा। क्योंकि महामहिम में होते हैं यार, वो आपके मतलब रियल बॉस हैं। रियल बॉस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके पास वो पावर है आपकी, है ना। तो पहला आपका यहां पर सही है, दूसरा आपका गलत है। आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सीएम नीचे आएंगे, गवर्नर ऊपर आएंगे। पहला आपका सही, लेकिन वही बात है, ये चीजें ऑन पेपर है। ये चीजें ऑन पेपर होती हैं, रियल में आपको भी पता है। रियल में आपको भी पता है ऐसा नहीं होता। रियल में सीएम ज्यादा पावरफुल होते हैं गवर्नर से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो जो हमारा डीपीएसपी था, डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी में वो बातें लिखी हैं जो सरकार को कोई भी लॉ बनाने के पहले फॉलो करनी चाहिए, राइट। उसी में एक आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 44। अब वो आर्टिकल 44 कहता है कि यार सभी धर्मों के लिए कानून बराबर होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड, याद है ना। पहला राज्य बना था अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड, इसको लागू करने वाला। इसको भी प्लीज ध्यान रखना। ये आपका एक लिबरल आइडिया है, लिबरल आइडिया, लिबरल आइडिया, लिबरल थॉट या लिबरल आइडिया, ये भी हम माइंड में रखना है, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल आपका 44। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिलीटेड? इनमें से कौन सा, फला फला में से कौन सा आपका एक राइट है जिसको कि हमने डिलीट मार दिया था? इनमें से कौन सा आपका एक राइट है जिसको भाइयों डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से? तो जब भी आपको फंडामेंटल राइट दिखे, सबसे पहले रिकॉल करेंगे हम लोग किसको? पार्ट 3 को, कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। और ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट को हमने यूएस के संविधान से लिया है, ठीक है। यूएसए में फंडामेंटल राइट होता है, वहां से हमने ये आइडिया लिया है। कोई पूछे आइडिया कहां से आया है, तो आइडिया आया है फ्रॉम यूएसए, ओके भाइयों, ठीक है। यूएसए में आपका होता था, वहां से आया है, ओके। तो यहां पर ध्यान रखना, आपका जो हमारा आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में आपको हमारे, आर्टिकल 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपको ये मिलेगा। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में हम डिफाइन करते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिलता है। स्टेट की डेफिनेशन हम बताते हैं। और स्टेट की डेफिनेशन है क्या? स्टेट की डेफिनेशन केवल राज्य नहीं होती। स्टेट की डेफिनेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी सरकारी संस्था, एनी गवर्नमेंट बॉडी, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी, राइट। तो आपकी कोई भी सरकारी संस्था है, कोई भी मान लो एलआईसी है, एलआईसी हो गया, एलआईसी अगर एक संस्था है, सरकारी बॉडी है, तो वो भी स्टेट, स्टेट उसको हम बोलेंगे। तो स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं होता, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फंडामेंटल राइट मिल रहा है अगेंस्ट स्टेट, तो उसका मतलब राज्य सरकार नहीं, इसका मतलब होता है स्टेट का मतलब कोई भी पावरफुल बॉडी, ओके। सो स्टेट, ये आर्टिकल 12 में आप ये बताते हो। उसके बाद ध्यान रखना, आर्टिकल 14 से लेकर, हाँ बिल्कुल यू कैन अप्लाई किया, बिल्कुल। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में हम बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी की। तो राइट टू इक्वेलिटी की हम बात करते हैं 14 से 18 में, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक। देन भाइयों आर्टिकल 19 से 22 में हम किसकी बात करते हैं?
राइट टू, जल्दी बताओ, फ्रीडम की। देन आर्टिकल 23 एंड 24 में हम किसकी बात करते हैं? 23 एंड 24 में हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देन आर्टिकल 25 से 28 में हम बात करते हैं धर्म की आजादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन वाले फ्रीडम आपके सारे हमारे इसमें हैं। देन जो हमारे आर्टिकल आर्टिकल 29 और 30 हैं, जो केवल भारतीय नागरिक के लिए होते हैं, इसमें आपका होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देन भाइयों आपका लास्ट में आर्टिकल 32, जो कि आपका रिट, जिसमें आपका होता है रिट, ये आप जानते हो। अब एक सवाल आपसे एग्जाम में यह बनता है कि इनमें से कौन सा रिट आप या कौन सा राइट है विच इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन, ओके, विच इज ओनली अवेलेबल टू, इनमें से कौन सा ऐसा आपका फंडामेंटल राइट है विच इज ओनली अवेलेबल टू इंडियंस? बताइए। केवल भारतीयों को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो पहला है भाइयों आपका आर्टिकल 15। सोचो अगर आर्टिकल 15 में है क्या? आर्टिकल 15 में है कि भाई सब लोग बराबर है, कि आपको मैं रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, है ना, रेस क्या की बोली क्या है, जाति क्या है ना, इन सब के बेसिस पर सेक्स, सेक्स का मतलब यहां पर ये नहीं है कि भैया मिला कि नहीं मिला, इस यहां पर सेक्स का मतलब ये है कि आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये मतलब होता है। नहीं पता लगे, बहुत लोग ये भी पता नहीं होता, ठीक है, मेल फीमेल का मतलब है यहां पर जेंडर, जेंडर नहीं लिखा होता, सेक्स लिखा होता है, ठीक। तो इन बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले कि आप कहां से आते हो, आपका जन्म स्थान कहाँ है। अब सोचो, सोचो कोई बंदा अगर पैदा हुआ हो अमेरिका में और वो बोले कि भैया हमको भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, हमको भी AFCAT का फॉर्म भरना है, क्योंकि आप सुना है मैंने AFCAT का फॉर्म 650 रुपया का हो गया है, गरीब भर नहीं पा रहा है। सोचो अगर वो बोलना चाहे, है ना, 650 का हो गया है, गरीब नहीं भर पा रहा है, हम भरेंगे, हमारे यहाँ तो भैया $5-6 का फॉर्म है हमारे लिए, तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते ना यार, है ना। तो ऐसे याद रखो कि कुछ आपके फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो आप फॉरेनर्स को अलाउ नहीं कर सकते। उसमें से एक आपका आर्टिकल 15 है, जिसमें क्या लिखा होता है कि सबको बराबरी का हक है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो एक आपको आर्टिकल 15 नहीं, आप नहीं देते हो, आर्टिकल 16 नहीं देते हम, देन आर्टिकल 19 नहीं देते हम उनको, फॉरेनर्स को। इनके अलावा आर्टिकल 29 और 30 भी भाइयों हम नहीं देते हैं उनको। क्लियर है? 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है भाइयों। हाँ, एनिमी एलियन के लिए होता है प्रिया जी, वो ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है। इट इज नॉट अवेलेबल टू एनी एलियन, नॉट अवेलेबल टू एनी, आपके जो फॉरेनर होते हैं ये उनके लिए नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। और ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद हुआ प्रिंबल? या होमवर्क को हल्के में लेते हो? याद हुआ प्रिंबल? बाकी लोग बताओ, सब लोग बताओ, याद हुआ? कर लो भैया, ये ऑर्डर पूछेगा, और केवल एक ही बार अमेंड हुआ है। ये जो सेकुलर आपका वर्ड है ना, सेकुलर वर्ड पहले नहीं था, ये आपका 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट से ही इसको हमने ऐड किया है, और एक ही बार अमेंड हुआ है वो, बस उसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। चलो आइए, तो इन चीजों को ना भाइयों हम लोग ध्यान रखेंगे। सवाल ये था कि इनमें से कौन सा डिलीट हुआ है, ये तो हम जानते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, कल मैंने आपको बताया था।
44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपका हुआ था। बताओ भैया जी। कह रहा विथ रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। अब तुरंत आपको यहां पर कौन सा आर्टिकल याद आएगा? आर्टिकल 76 याद आएगा। क्या आप याद कर पाएंगे? यहां पर अटॉर्नी जनरल फुल टाइम काउंसिल नहीं होते, इनके पास राइट होता है कि पार्लियामेंट के किसी हाउस में ये बैठ सकते हैं, ये बोल सकते हैं, लेकिन वोट कर सकते हैं क्या? वोट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देश के किसी भी आपके कोर्ट में जाकर ये सरकार का पक्ष रख सकते हैं, किसी भी कोर्ट में एज अ ऑडियंस बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके। सो अटॉर्नी जनरल ही इज अ पार्ट टाइम काउंसिल आपके, ये भी याद रखना, ही इज अ पार्ट टाइम काउंसिल। और एक चीज ध्यान रखना कि अटॉर्नी जनरल तो आपके इनके लिए आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई So with reference to Office of Attorney General of India, which of the following statement is slash are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? He is the highest law officer in the country. ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, सही बात है। हाँ, इनकी परफॉर्मेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, एजी की राइट होती है कि वो ऑडियंस कर सकते हैं सभी कोर्ट को। बिल्कुल, दोनों सही। आसान लग रहा है क्या? अभी कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, और यही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पॉलिटी में, लिख के ले लो मुझसे। चलो, कुछ आपके फेमस अमेंडमेंट्स हमारे 52nd अमेंडमेंट से हमने 10th शेड्यूल ऐड किया था, याद आया? और 10th शेड्यूल को हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब एक बंदा दूसरी पार्टी में जाता है, एक बंदा दूसरी पार्टी को स्विच, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को स्विच करता है, तब आपका लगता है डिफेक्शन। तो ए का तो होगा फोर्थ, 73rd अमेंडमेंट पंचायत, बी का होगा थर्ड, 61st अमेंडमेंट से वोटिंग, पहले वोट करने की उम्र 21 साल थी, उसको घटाकर हमने 18 की, और ये आपका राइट टू एजुकेशन। आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ओके, चलो। कौन अपॉइंट करता है आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? ये करती क्या है? अभी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, ये जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, ये जो स्टेट लेवल के बीपीएससी, ये जो स्टेट लेवल के एग्जाम हमारे होते हैं ना, स्टेट लेवल के जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, इनको करान, जैसे आपकी यूपीएससी जो बॉडी है हमारी, यूपीएससी बॉडी जो हमारी है, उसका काम क्या होता है? सेंट्रल लेवल के एग्जाम कराना। सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स कौन कराता है? यूपीएससी कराती है। सिमिलरली भाइयों, स्टेट लेवल के एग्जाम कौन कराएगा? आपकी एसपीएससी कराती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है हमारी, राइट? तो यहां पूछा गया है कौन अपॉइंट करता है आपके चेयरमैन और मेंबर को। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना कि अपॉइंट तो करते हैं गवर्नर, राइट? अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन रिमूव करते कौन है, ये बताओ जरा। अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। यहां से सवाल कई बार बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको एस्ट्रिक मार्क करके लिख लो प्लीज। शुभम जी, कोई बात नहीं, इनको भाइयों अपॉइंट करेंगे गवर्नर और रिमूव करेंगे आपके दादाजी, रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट साहब, राइट? अच्छा, आप में से कोई लखनऊ के पास का है क्या? कोई है? नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक पोल करूं, चलो यहाँ पे बहुत कम लोग हो, अगर मैं एक पोल करूं, मान लो मैं अभी एक दो हफ्ते बाद से, अगर मैं सीडीएस के लिए वो जो है, ऑब्वियसली सब कुछ फ्री में ही होगा भाई, पहले बात तो 1 रुपया तुमसे कुछ नहीं लिया जाएंगे, कोई कभी कोई कुछ मांगे तो फर्जी होगा वो, ठीक है, मान ये समझ जाना, ठीक है? वो जो मैं सैटरडे को प्लान कर रहा था कि सैटरडे को फुल मॉक्स कराएंगे, लगभग 10, हर सैटरडे को बुलाकर आप यहाँ आएंगे, और ऑन द स्पॉट रिजल्ट तुरंत। हमारे पास ओएमआर चेकर है भाई, जैसे रियल एग्जाम में होता है ना, वैसे ओएमआर चेकर है मेरे पास। ओके, ओएमआर चेकर है वैसे, तुरंत कॉपी चेक, तुरंत ओएमआर चेक आपकी हो जाएगी, तुरंत टॉप 10 कौन, टॉप 20 कौन, तुरंत आपको मिल जाएगा। तो सीडीएस के और पूरा पेपर पैटर्न में हर शनिवार को, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अब ये अगेन जो आ सकते हैं लखनऊ, उन्हीं के लिए है, जो दूर रहते हैं उनके लिए नहीं होगा यार, ठीक है? मैं ये कभी आपको नहीं बोलूंगा कि आप लखनऊ ट्रेवल करें, परेशान हो, ठीक है?
आप घर पे रहें, भगवान कभी मुझे सक्षम करेंगे, ठीक है, तो शायद मैं घर भिजवा दूं आपके, वो भी फ्री में ही यार, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपया नहीं, ठीक है इसके। और दूसरी चीज, मेरे पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है यार, शायद 150 लोग को बुला सकता हूं मैं, ठीक है। पहले 100 सोच रहे थे, लेकिन अब 50 लोग को और बढ़ा सकते हैं। 150 लोग को मैं बुला पाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 हफ्ते बाद से शुरू कर लेंगे हम इसको, ठीक है, जहां पे वी विल कॉल 150 पीपल। और सैटरडे को 9 से 11 उनका पहला इंग्लिश का टेस्ट होगा। उसके बाद 12 से 2 उनका जीके का टेस्ट होगा। उसके बाद फरवरी के बाद से उनका इवन जो मैथ्स वाले हैं, उनका मैथ्स का भी होगा। सारा इतना टेस्ट ऐसे कर लोगे कि पेपर आसान लगेगा तुम्हारा, 10 ऐसे करके जाओगे। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, कितने लोग आ सकते हो जो पास के हैं, अगर तो मैं पोल दे रहा हूँ। अगर मान लो में, अरे फ्री रहेगा, ठीक है, टोटली फ्री, आपको बस आना रहेगा, तुम्हारा खर्च इतना है कि तुम बस आओगे, ठीक है। आस और अगेन मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं दूर से बस ट्रेवल मत करना, नजदीक के हो तभी आना। आई नो आप एफकैट वाले हो, बट अगर कोई सीरियस का है तो बस मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि आप, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो यस आएंगे, सेकंड नो कि सर दूर है, नहीं आ सकते। तो नो वो लोग टिक करना कि हाँ सर मैं लखनऊ के पास का नहीं हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। और यस वो लोग टिक करना कि हाँ भैया बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं नजदीक का हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करने जरूर आऊंगा। और बिल्कुल ये इनिशिएटिव होगा, बोल दे रहा हूँ। ना, 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 तुमको आधी सीट तो इसी एफकैट में भर गई। चलो ठीक है, ओके फाइन गुड। बट ये ठीक है ना, ये बताओ मुझे, बाकी लोग जो दूर वाले हैं, ये ठीक है ना तरीका? हेल्प हो जाएगी ना यार बाकी लोग की, जो पास के हैं। हम्म। तो ऑफलाइन वालों को भी थोड़ा बंद कर देते हैं, जो यहाँ पर क्रैश कोर्स फलाना कोर्स लेकर। इसका भी मैंने सुना, ये भी चलता है, टेस्ट सीरीज का भी चलता है लोगों का यहाँ पर, लखनऊ खनऊ में। तो मैंने कहा थोड़ा ये भी बंद करवा ही देते हैं। चलो, ओके चलो आता, शुरू करते हैं। मैं ऑनलाइन तो भेज ही दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन तो मैं कर ही दूंगा। अरे ऑनलाइन तो तुमको मैं भेज ही दूंगा भाई, ऑनलाइन तो तुमको टेस्ट मिल ही जाएगा, ऑनलाइन तो वेबसाइट पे and हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ये तो मैं उनको बोल रहा हूँ जो आके बस उस माहौल में, जहाँ पे 150 लोगों के साथ एक हॉल में बैठकर टेस्ट देंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एकदम एग्जाम वाले माहौल में, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका हो गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एफ कर चुके हैं हम लोग भैया जी। कौन सा पार्ट आपका डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ? यहां पर आपका पार्ट 3, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। चलो मैं पोल दे रहा हूं इसका, रुको, पोल में जवाब दीजिए। तो हमारे पहले स्पीकर कौन थे जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? बताओ भाइयों। बहुत लोग बोलेंगे भैया ये तो पता ही नहीं है, बट आपको पता है भाई, आपको पता है जीवी मालंकर भी थे, वही जीवी मालंकर हमारे पहले स्पीकर हैं। और वो वही थे जिनके अगेंस्ट पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन ही लाया गया था। तो दोनों हमारे पहले पहले वही थे, ठीक है। नहीं नहीं, अमन रहने दो भाई। नहीं भाई, कहीं दूर से नहीं आने की नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऑनलाइन भेज दूंगा, परेशान नहीं होना है। चलो, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन लिस्टेड इन 8th शेड्यूल? कितनी भाषाएं आपकी लिस्टेड हैं 8वें शेड्यूल में? 22 हैं अभी, ठीक है। एफकैट जैसे लल्लू एग्जाम के लिए बिल्कुल लीड नहीं है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ बालक। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं? ध्यान रखना, राइट टू स्पीच एक्चुअल में पार्ट है आपके हमारे उसका, राइट टू लाइफ भी आपका पार्ट है आर्टिकल 21 का, राइट टू वोट जो है वो नहीं। एक सेकेंड, ये ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा आपका, ठीक है, नॉट आपका फंडामेंटल राइट।
नॉट पूछा है, नॉट नॉट। ये तो होगा ही ना 21A में दोस्त, कह रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ये होगा। ओके। कहाँ 20 रुपए देकर, कहाँ भाई? 20 रुपए में अरे भाई यार क्या बोलूं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम किसमें है आपके, कौन से आर्टिकल में? ये पीवाईक्यू है आपके एग्जाम का। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम किसमें है? 25 से 28 में है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट मैटर, हाँ ये आप प्लीज ध्यान रखना, कितने सब्जेक्ट मैटर हैं भाइयों। तो ये सब्जेक्ट मैटर वाले सवाल ना बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना सेवेंथ शेड्यूल, भाइयों प्लीज फोकस। सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट है। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और एक हमारी कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट, स्टेट और यूनियन। ठीक है भाइयों, 3 लिस्ट हमारी है, यूनियन, कंकरेंट और ये। अब ये शेड्यूल 6 आर्टिकल 246 में मेंशन है इसका, ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल 246 में हमें इसका मेंशन मिलता है। यूनियन लिस्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजें जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। गेस करो कौन सी चीजें हो सकती हैं? अरे भाई ऑब्वियसली डिफेंस हो सकता है, राइट। आर्म्स की चीजें हो सकती हैं, सीबीआई हो गया, है ना, वॉर हो गया, नागरिकता हो गई, नागरिकता। ओके, एक्स्ट्राडिशन आपका हो गया, एक्स्ट्राडिशन मतलब ऐसी चीजें जो देश के लेवल की चीजें हो गई। पिलग्रिमेजेस, अगर आपको देश के बाहर जाना है, कभी देखा है हज करने जो लोग जाते हैं वहां पर सरकार की परमिशन लगती है। अगर आपको देश के बाहर कहीं जाना है तो वहां पर भी उसके ऊपर रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। रेलवेज की चीजें हो गई, बिल्कुल रेलवेज, ये तो कॉमन सेंस है। अगर रेलवेज की कोई चीज है, रेलवेज हमारे, पोर्ट्स हमारे, तो इन पर रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी चीजें हैं। बिल्कुल, बैंकिंग बैंकिंग बैंकिंग, बैंकिंग पर किसका रूल चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे सेक्टर में किसका रूल चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉटरी सेक्टर जो है हमारा पूरा, लॉटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट। और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट। और बताओ, और कोई भूल रहा हूं? फॉरेन अफेयर, ऑब्वियसली कोई भी फॉरेन अफेयर होगा, किसी भी देश के साथ कोई भी मसला होगा, वहां पर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला होगा। ओके। बट वहीं पर जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का मसला, स्टेट लिस्ट है, इस स्टेट लिस्ट में आपका क्या होता है भाइयों? स्टेट लिस्ट में आपका हो गया पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर आपका जो भी है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल बनाना किसका काम है? राज्य की सरकार का काम होता है हॉस्पिटल बनाना। अगर आपको देश के अंदर घूमना है, पिलग्रिमेज करना है, अगर आपको पिलग्रिमेज करना है इनसाइड इंडिया, तो ये काम किसका है? ये काम राज्य सरकार का है। लाइब्रेरी बनाना किसका काम है? लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स बनाना, ये सारे राज्य सरकार का काम है, म्यूजियम्स बनाना। कम्युनिकेशन के लिए चीजें करना, कम्युनिकेशन। ओके। एग्रीकल्चर, खेती, एग्रीकल्चर, पानी, इरिगेशन, ये सारे काम भाइयों राज्य की सरकार करती है। ठीक है। मार्केट, बेटिंग, टोल, टैक्स, सारा कुछ टोल्स हमारे, टैक्स हो गए आपके, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैम्प ड्यूटी, गैस, ये सब कुछ आपके राज्य सरकार करेगी। अब कंकरेंट लिस्ट में आपके वो मसले होते हैं जिस पर दोनों आपके काम करती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों रूल बना सकती हैं। जैसे आपका हो गया मैरिज एंड डिवोर्स, मैरिज भी और डिवोर्स भी, दोनों पर रूल राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। और बताओ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, दोनों पर रूल कौन? दोनों बनाते हैं। ओके। ट्रेड यूनियंस, दोनों बनाते हैं। ओके। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रूल दोनों बनाते हैं। तो ये बस एक बार गो थ्रू करोगे, ठीक है, एक बार गो थ्रू करोगे
तो ये आपके हमारे बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा भाइयों, प्लीज ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर। ठीक 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 ठीक। राइट। ये आपका एक ने पूछा है जीएसटी, प्रॉपर जीएसटी किसी में नहीं होगा, बट जो आपका स्टाम्प ड्यूटी होता है, आपका लग्जरी टैक्स होता है, आपका इंटरटेनमेंट टैक्स होता है ना, ये सब कुछ आपका होता है भाइयों स्टेट लिस्ट में। ये सारा स्टेट सरकार करती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आपका होता है। चलो, अब यहां पर पूछा गया है कितने मैटर आपके कंकरेंट लिस्ट में हैं, ये बताओ। और आपके लिए होमवर्क होगा कि स्टेट लिस्ट में कितने मैटर हैं वो आप देख कर आओगे। तो कंकरेंट में आपके 52 मैटर हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कितने मैटर हैं वो आप देख कर आएंगे कि भैया स्टेट लिस्ट में हमारे मैटर कितने हैं, वो आपके लिए होमवर्क होगा। चलो नेक्स्ट। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स विच इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये किस में है बताओ, किस में लिखा है? पूजा को बेटा। हम्म, ये भाइयों आपके मेंशन है हमारे डीपीएसपी में। ठीक है, ये आपके डीपीएस में मेंशन है, आर्टिकल 47 में लिखा है ये, कि सरकार को कुछ रूल बनाना चाहिए जिससे ड्रिंकिंग विंकिंग को हम कम कर सकें। नेक्स्ट। वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया गया है, कौन से अमेंडमेंट से आपका हुआ है ये? 61 से हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? आज एक काम करना, आपके लिए केवल एक होमवर्क जो मैंने दिया छोटा सा वो है। एक होमवर्क आपका ये है कि आपके फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है भाइयों। पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 4A में, पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है कि कृपया जरा एक काम करेंगे, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 11 है, 11 ड्यूटीज है। 11 ड्यूटीज में 10 ड्यूटी को ऐड किया था हमने 42nd अमेंडमेंट से, और एक 11वीं ड्यूटी को हमने ऐड किया था 86th अमेंडमेंट से। 86th अमेंडमेंट से। होमवर्क आपका यह है कि आप टोटल 11 की 11 ड्यूटी को याद करेंगे कि हमारी ड्यूटी क्या है, और ये आपको पता हो। पहली बात तो ये अपने को पता हो, ठीक है, कि हमारी ड्यूटी है क्या। अब बताओ इसमें ड्यूटी आपकी कौन सी नहीं है? तो इलेक्शन में वोट करना इज नॉट योर ड्यूटी, तो और आपको ये ड्यूटी पता हो। चलो ये बताओ, बोल दे रहा हूं। राइट टू फ्रीडम एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर एज ग्रुप, ये आपके कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 21A में मेंशन है। गुड। हाँ जी, अब ध्यान से करना। कह रहा प्राइम मिनिस्टर का टर्म होता है 5 साल का। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट कि वो अपॉइंट करेगा मेजोरिटी पार्टी का लीडर को पीएम। लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी होगा उसके लीडर को पीएम बनाया जाएगा। नॉमिनेटर मेंबर राज्यसभा का भी नहीं बन सकता पीएम। तीनों ही आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही। ठीक। आइए,
कितने आपके डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे डीपीएसपी हैं जो आपके 42nd अमेंडमेंट से आपके ऐड हुए थे? 4 ऐड हुए थे। 4 हमारे डीपीएसपी हैं। इन एक सेकेंड, अरे सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, एक मिनट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रो सॉरी यार, एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। Constitution provide that the president has to appoint the leader of majority party in the Lok Sabha as PM. Nominated member of the Raj Sabha cannot be. अरे यार, देखो, एक हमारा होता है पार्लियामेंट, एक हमारा होता है पार्लियामेंट, ठीक है। पहले बात तो ये सीखो, पार्लियामेंट के 3 बच्चे हैं या 3 हिस्से हैं। पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है राज्यसभा, पार्लियामेंट का दूसरा हिस्सा लोकसभा, पार्लियामेंट का तीसरा हिस्सा स्वयं प्रेसिडेंट। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर चैम्बर, इसको लोअर हाउस या तो लोअर चैम्बर, इसको लोअर हाउस, उसको अपर हाउस बोलते हैं। और दादाजी के बारे में आप जानते हो, ठीक है। यहां पर मेंबर बनने की उम्र होती है 25 साल मिनिमम, यहां पर होती है 30 साल मिनिमम। ओके, अब ध्यान रखना कि लोकसभा में सभी लोग होते हैं इलेक्टेड। पहले एक बंदा आपका 2 बंदा नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन उसको हटा दिया गया। ऑल मेंबर्स इलेक्टेड, यहां पर सभी मेंबर्स क्या हैं? इलेक्टेड। लेकिन राज्यसभा में अभी भी क्या है कि 12 लोग आपके होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक। अब ध्यान रखना, पीएम जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। पीएम राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। पीएम राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। तो यहां पर पहले तो थर्ड रॉन्ग हो गया यहीं पर। मुझे लगा था ये कुछ और, वो जो आपके होते हैं ना, क्या कहते हैं, एक और कहानी कि नॉमिनेटेड बंदा पार्टी ज्वाइन कर लेता है, मुझे वो लग गया था, ठीक है, जल्दबाजी में। दोबारा सुनो, पीएम आपके राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, तो थर्ड रॉन्ग हो गया। ओके, सेकंड में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होगा मेजोरिटी पार्टी के नेता को लीडर ऑफ एज पीएम, ऐसा कहीं नहीं लिखा। गाइस जरा एक मिनट वेट करना। हेलो, हेलो हाँ जी, भैया, प्रणाम। हाँ दिया बताओ। सर भैया कल एसएसबी है। ऑल द बेस्ट यार, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया। अच्छा करना, ठीक है। जी जी भैया। बताना मुझे जैसा हो, जी भैया जी। परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा होगा, हाँ भैया। ठीक है। ठीक है भैया। ओके, हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहीं नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कहता है कि सरकार बनाने के लिए आपको लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए, बस। लोकसभा में आपको बस चाहिए मेजोरिटी सरकार बनाने के लिए। अब बाकी आप किसी को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। पहले में लिखा था टर्म जो होगा वो 5 साल होगा। टर्म कहीं पर भी फिक्स्ड नहीं है। पीएम का जो टर्म है वो फिक्स्ड नहीं है, प्रेसिडेंट का टर्म फिक्स्ड है, लेकिन पीएम का टर्म इज नॉट फिक्स्ड। आप बोलोगे भैया लेकिन 5 साल के लिए तो रहते हैं। हाँ, रहते हैं तब तक के लिए। पीएम का टर्म ये होता है कि जब तक गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है इन लोकसभा, मेजॉरिटी इन लोकसभा, जब तक सरकार के पास नंबर है या मेजॉरिटी है लोकसभा में, तब तक सरकार रहेगी, तब तक वो पीएम रहेंगे। तो पी वो 2 साल तक है 2 साल रहेंगे, 3 साल तक है 3 साल रहेंगे, 4 साल तक है 4 साल रहेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब तक मेजोरिटी की 5 साल ही रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि टर्म फिक्स नहीं होता, टर्म डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि आपके हमारे मेजोरिटी बेसिकली कितने दिन तक है, ठीक है। तो तीनों ही आपके स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग थे। चलो गुड, आगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मॉडर्न स्टेट इन इंडिया? बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया
वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ मॉडर्न स्टेट्स इन इंडिया? क्या होगा? कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट सीएम? कौन थे पहले सीएम? ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर? बेसिक फीचर आपका वो होता है जो, वही ना, आपका आपके बेसिक्स क्या है जो किसी देश को बनाते हैं। तो इसमें से क्या बेसिक फीचर किसी हमारा नहीं है? वो है ऑब्वियसली कि बहुत जगह से हमने लिया है, दैट इज नॉट बेसिक फीचर हमारा। तो आप अमेंड कर सकते हो संविधान को, हमारे राइट, सब फंडामेंटल राइट्स को भी आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अपोजिशन पार्टी स्टेटस पाने के लिए आपको कितने परसेंट सीट्स चाहिए होती? 10% चाहिए होती है। और टोटल मिनिस्टर्स हमारे कितने हो सकते हैं, यहीं पर ध्यान रखना भाइयों, कि टोटल मिनिस्टर्स हमारे हो सकते हैं 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। पार्लियामेंट नहीं, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पार्लियामेंट दे देगा, नहीं, लोकसभा के स्ट्रेंथ का 15%, पार्लियामेंट की नहीं। What were the number of constituencies in India during the first parliamentary election? पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान नंबर ऑफ कंस्टिट्युएंसीज कितनी थी, बताइए। आज के दिन लोकसभा का नंबर जो आपका है, करंट लोकसभा नंबर हमारा भाइयों आज के दिन कितना है? दैट इज आपका 543 नंबर करंट में, ठीक है। करंट लोकसभा सीट हमारी, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करंट में, ठीक है। करंट में 543 सीट्स हैं, कुछ सीट खाली हैं हमारी पीओके वाली, ठीक है। तो करंट में 5543 सीट्स हैं। पहली जो हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल आपकी सीट्स थी 401। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन? तो मैक्सिमम इंटरवल आपके 6 महीने के हो सकते हैं, यानी एक साल में मैक्सिमम 2 सेशन आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट, द राइट टू वोट इन नेशनल इलेक्शन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये आपका होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कोई भी अगर 18 साल के ऊपर का है तो वो चुनाव में वोट डालेगा। यहीं पर एक ऑर्डिनेंस होता है, उसको भी सीख लो, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब जब कोई एक हाउस, जब कोई एक हाउस, एनी वन हाउस और दोनों हाउस नहीं चल रहे हो, आर नॉट इन सेशन, तब अगर आपको कोई रूल बनाना है तो दादाजी सरकार के कहने पर लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस। इसका मेंशन हमको मिलता है आर्टिकल 123 में। राइट, पूछता है आपसे कि ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम एज लिमिट कितनी हो सकती है? तो ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम एज लिमिट होती है भाइयों, कितना? 6 ईयर प्लस 6 वीक। हाँ बताओ, 6 ईयर प्लस कितना? अरे सॉरी, 6 ईयर बोल रहा हूं 6 मंथ। न, 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 न। 6 महीने तो आपका हो गया गैप, और एक बार सेशन में अगर आ गया तो विद इन 6 वीक आपको अप्रूव करना होगा। ये होता है मैक्सिमम एज लिमिट हमारे ऑर्डिनेंस भैया का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो भाइयों, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप? तो भाइयों हमारे देश में कुछ भी चेंज आपको करना है वो किसके पास राइट है? पार्लियामेंट के पास ही होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? बच्चों वाला सवाल, लेकिन कई बार आया है, बी आर अम्बेडकर साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू? बताइए। एक ने बोला कि भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये वाला ना। अरे मॉडर्न स्टेट का मतलब है जब हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ, और वो हुआ था 1956 में। तो 1956 में जब हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ, तो उस टाइम पर हमारा मॉडर्न स्टेट, उस टाइम पर एक ही स्टेट था हमारा, राइट, जो बन रहा था, दैट वाज, पहला हमारा स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा बना हुआ था।
तो उस टाइम पर आंध्रा के सीएम हमारे थे नीलम संजीव रेड्डी जी। उसके बाद 1956 में आपका हमारा आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। देन बाद में जाकर 1960 में आपने डिवाइड किया राज्यों को, महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, एंड सो ऑन, फिर आगे जाकर। चलो, हाँ जी। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल में आपको जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोर्ट खुद से रिव्यू कर लेता है कि कोई भी चीज सही हुई है, लॉ फॉलो हुआ है नहीं हुआ है। तो ये आर्टिकल 13 में मेंशन है हमारे। गुड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने आपके जज हैं और चीफ जस्टिस एक हैं? तो 33 जज और एक हमारे चीफ जस्टिस, टोटल 34 जज हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 338 संविधान का जो है वो डील करता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। 338 ए डील करता है आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये लिखो, आर्टिकल 338 ए में है हमारा। 338 में क्या है आपका भाइयों? 338 में आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। 338 ए में है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और 338 बी में है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये दोनों गलत हैं, उल्टा लिखा हुआ है। पूछा गया था इनकरेक्ट। अभी एग्जाम में तुम देखा करो इनकरेक्ट वगैरह, देखते आप हो नहीं हो। तो सीधे आर्टिकल भी आपसे पूछता है, ठीक है? सीधे आर्टिकल भी आपसे पूछता है। हाँ, ऑप्शन में नहीं था ना फैजल। फैजल जी, जुडिशियल रिव्यू और जगह भी है बट ऑप्शन में नहीं था ना, ऑप्शन में 4 ही था। ट्विंकल जी, सेशन पार्लियामेंट का सेशन का मतलब ये होता है आपके 3 सेशन होते हैं अभी तो हमारे देश में, लेकिन मिनिमम आपको 2 करने होते हैं। जैसे एक होता है बजट सेशन जहां पर बजट आता है, एक होता है आपका मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन जिसमें आपकी बातचीत होती है, बिल आता है जी, फिर आपका बिल पास होता है, चर्चा होती है उसके ऊपर, क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको पढ़ाया, राइट? वही चीजें आपकी यहाँ पे होती। ठीक है। बी क्या बताऊं, यहाँ पे आपके अलग अलग कमीशन है। एससी को ध्यान रखने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। एसटी को ध्यान रखने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है। एक चीज ध्यान रखना कि नेशनल कमीशन फॉर वेमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये लिख लो प्लीज, आता है सवाल। नेशनल कमीशन फॉर वेमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। एमपी और एमएलए में अंतर क्या होता है? एमपी आपके लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमएलए आपके होते हैं स्टेट में असेंबली के मेंबर। एमएलए का मतलब विधायक होता है, एमपी का मतलब सांसद होता है। ठीक है। भैया, आपकी यूट्यूब क्लास देखी थी लास्ट ईयर पॉलिटी की, तब से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, वो तो मतलब सीरियस के लिए थी ना बहुत। वो अच्छी क्लास थी कुछ क्लासेस होती हैं। 371 में हाँ कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा भी हमने दिया है भाइयों। राइट, आर्टिकल 371, 371 हमारा एक आपका वो है आर्टिकल, जिसमें हमने क्या किया है, जैसे 370 था ना आपका, तो 370 तो हमने हटा दिया, राइट? लेकिन आर्टिकल 371 में हमने क्या किया है ना, कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया। लिख लो इसको, ठीक है? लिखा दे रहा हूं, इधर देखो भाइयों। आर्टिकल 371 में हम कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा देते हैं। आर्टिकल 371 में लिखो, 371 ए में हम नागालैंड को देते हैं स्पेशल कुछ दर्जा, या कुछ बातें करते हैं उनके बारे में। 371 बी में हम असम को कुछ स्पेशल देते हैं दर्जा, कि वहां पर भैया जी कुछ चीजें होंगी स्पेशल। 371 सी में हम मणिपुर के बारे में ऐसा करते हैं। 371 सी में, सॉरी डी में, हम आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा करते हैं। एक सेकेंड। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? क्या मैंने उल्टा लिखा है, सही लिखा है? सही तो लिखा है ना? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, सही तो लिखा है। हाँ ठीक है। 371 ई में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्रा में ही, तो ये भी आंध्रा में ही आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर 371 एफ में सिक्किम को हम देते हैं
दर्जा। 371 जी में हम मिजोरम को देते हैं स्पेशल दर्जा। 371 एच में हम देते हैं अरुणाचल प्रदेश को दर्जा, अरुणाचल। 371 आई में हम, आई से याद रखना, आई गोवा जाने नहीं देती, आई का मतलब माँ होता है। और 371 जे में हम कर्नाटका या हैदराबाद रीजन, हैदराबाद एंड कर्नाटका, हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। ठीक है। नामास मग। ठीक है। हैदराबाद एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र तो उसमें है ना आपका 371 में, ये 371 में महाराष्ट्र। तो ये सीधे पूछ लेता है, सीडीएस और एनडीए में तो बार बार आया है। सीडीएस 71, सीडीएस में तो बार बार आया है भाई। ओके भाइयों, तो अच्छा लगी पॉलिटी की क्लास। हाँ इतना काफी है भाई, तुम्हारे 2 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे दोस्त। मैं तो पीछे के बैच में पढ़ाता भी नहीं था ये, बट आपको मैंने पढ़ाया क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है ना पढ़ने को और कुछ। अगर आप शेड्यूल देखोगे, है ना, अगर आप शेड्यूल देखोगे, जैसे मैं कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैं बता रहा हूँ, रुको। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज तारीख है 7। हाँ कल हम पढ़ेंगे डायरेक्शन बेस्ड रीजनिंग, उसके बाद फिर रेशियो एंड मिक्सचर पढ़ना अपने को, ठीक है। तो अपने पास इनफ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रिवीजन भी करेंगे, कैलेंडर भी पढ़ना है, हाँ जी कैलेंडर भी पढ़ना है। कैलेंडर, कैलेंडर में ना एक क्वेश्चन आपने देखा है कि कैलेंडर, ऐसा वाला सवाल देखा है आपने, कैलेंडर ऑफ 2025 इज सेम एज, देखा है? ऐसे ऑप्शन दे देगा, 1995, 1980, 1940, अब लो करते रहो। है ना, करेंगे इसको। चलो, सी यू। सर प्लीज शाम को ही लेना क्लास यार, तो मैं परेशान हो गया हूँ, ठीक है इस चीज से। ये मैं प्लीज, और इससे सच में, क्योंकि आधे लोग शाम को, आधे लोग सुबह। हम्म। चलो बाय, टेक केयर। हाँ ये ठीक है प्रिया, तुम्हारा ठीक है, कभी भी लो मैं आ जाऊंगी क्लास में। ओके विशाल, ठीक है यार, टेक केयर। ध्यान रखो, इंटरव्यू आ जाएगा सत्यम जी, ख्याल रखो अपना यार। ठीक है, खुश रहो और ग्रुप में एक्टिव रहो, ठीक है, एकदम बढ़िया एक्टिव रहा करो। चलो बाय, टेक केयर।